हेलो स्टूडेंट, आराध्य डिग्री कॉलेज की अगली कक्षा द्वितीय वर्ष की गृह विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैं आपको रेसों के बारे में बताया था, रेसों का वर्गीकरण, रेसे क्या होते हैं, रेसों से धागे कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में मैं बता चुकी हूँ। आज हम करेंगे उन्हीं रेसों में से एक रेसा है कपास का, जो कि कौन सा है, बीज वाला रेसा। यानी कि मैंने आपको जो रेसों के बारे में बताया था कि वह रेसे कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि प्राकृतिक, कृत्रिम और रासायनिक जो रेशे होते हैं, उनमें प्राकृतिक रेसों में जो वानस्पति के जांतव रेशे हैं, इस तरीके के जो रेशे होते हैं उसमें से वानस्पतिक रेशा कहलाता है कपास का, जो कि उसमें 3 प्रकार के होते हैं वानस्पतिक रेशे, बीज वाले, तने वाले और पत्तियों वाले। उसमें से ये जो रेशा है वह आपका है बीज वाला, जो कि बीज वाले रेशे 2 प्रकार के होते हैं, कपास का और कपोक का। उसमें से कपास का रेशा आपके सिलेबस में है, कपोक के रेशे के बारे में सिलेबस से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हम केवल कपास के बारे में ही पढ़ेंगे। यानी कि कपास का रेशा कौन सा रेशा कहलाता है, सूती रेशा। अब कपास के रेशे के बारे में हम बढ़ते, इसका जो उद्गम स्थान हम कह सकते हैं, उद्गम स्थान जो है पहला वह है अमेरिका। अमेरिका इसका उद्गम स्थान है, यानी कि सर्वप्रथम जो अत्यधिक और उच्च कोटि की जो रेशा, जो कपास का जो रेशा प्राप्त होता है वह हमें कहां से प्राप्त होता है, अमेरिका से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ। यानी कि अमेरिका जो है वह कपास के उपजाऊ के हिसाब से जो देखा जाए, यानी कि कपास की खेती के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी क्षेत्र कहलाता है। अब जो है कपास के लिए जो मेन चीजें ज्यादा उपयोगी, यानी कि कपास के ये जो पौधों से उगते हैं, इनके पौधों को उगाने के लिए जो सबसे मेन 4 चीजें जरूरी होती है। पहली है जलवायु, ठीक है, फिर है वर्षा, थर्ड है मिट्टी और फोर्थ है समय। ये 4 जो चीजें होती है वह इनके कपास के पौधों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। यानी कि जलवायु, जो यहाँ की जलवायु है वह क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहलाती है, जलवायु है। यानी कि इसके लिए कपास के लिए उपजाऊ होने के लिए यहाँ का जो क्षेत्र है या यहाँ का एटमॉस्फेयर है वह कैसा होता है, उष्ण कटिबंधीय होता है। फिर यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ की जो मिट्टी है वह काली मिट्टी है और समय जो है लगभग 200 दिन, यानी कि लगभग 1 वर्ष लग जाता है कपास के पौधों को उगने में। यानी कि 1 वर्ष में, यानी कि समय, काली मिट्टी, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है और जो जलवायु जो होती है वह उष्ण कटिबंधीय होनी चाहिए। तो ये जो चारों जो इसके लिए उपयोगी वातावरण है, वह सारे वातावरण जो उपयोगी वातावरण है वह कहाँ पे मिलते हैं, अमेरिका में प्राप्त है। इसलिए यहाँ का जो है वातावरण जो है वह कपास को के पौधों को उगाने के लिए उसके अकॉर्डिंग क्या है, उपयोगी होता है। इसलिए जो अमेरिका है वह सबसे उपयुक्त स्थान चुना गया है इसके लिए। फिर अब हम आते हैं कि कपास का जो निर्माण है धागे का, रेशों से जो धागे का यानी कि रेशे हम कैसे प्राप्त करते हैं, उसकी निर्माण विधि पढ़ेंगे। प्राप्त करना, तो सर्वप्रथम पहले हम क्या करते हैं, कोय एकत्रित करते हैं। यानी कि जो कपास के जो बीज होते हैं हम उनको एकत्रित करते हैं। जब कपास के जो पौधे हैं वह जब उनकी उपयुक्त मात्रा के अनुसार वह बढ़ जाते हैं, यानी कि इनकी जो लंबाई जो होती है, पृथ्वी से जो इनकी लंबाई होती है वह होती है आधा या 2.5 इंच की इनकी
लंबाई होती है, यानी कि कुल मिला के इनके जो है 2.5 इंच तक इनके पौधे लंबे होते हैं। 2.5 इंच होने के बाद ये परिपक्व हो जाते। तब जब इनके पौधे पूरी तरह उग जाते हैं, बीज और फूल जब लगने लग जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उनके बाद इनको तोड़ दिया जाता है और फिर उन सब बीजों को एकत्रित किया जाता है। कई होते हैं जो इनकी कच्ची अवस्था के समय जब उनपे ज्यादा ये पक जाते हैं, पकने के बाद कच्ची अवस्था में इनको हम अलग कर लेते हैं। यदि उसमें से कुछ बीज होते हैं जो क्या होते हैं, फूल उग जाते हैं, पक जाते हैं। पकने के बाद क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है तो उनमें पीलापन आ जाता है, जिससे कि उनसे जो प्राप्त रेशे होते हैं वह वस्त्र बनाने के लिए उपयोगी नहीं होते। इसलिए कच्ची अवस्था में इनको पौधों से अलग करके एकत्रित कर दिया जाता है। इन बीजों में एक तरीके से कहते हैं, ये जो रेशे जो उपस्थित होते हैं बीजों में, ये बीजों के क्या होते हैं, सुरक्षा कवच होते हैं, क्योंकि ये बीजों के चारों तरफ एक लिपटे हुए रहते हैं ये रेशे, इसलिए उनका सुरक्षा कवच भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोय को एकत्रित करते हैं, फिर क्या करते हैं, ओटनी करते हैं, यानी कि बिनौला करना करते हैं। बिनौला करना क्या क्या होता है कि जो बीज हमने प्राप्त किए उन बीज से रेशों को अलग करना, यानी कि रेशों को प्राप्त करना और बीज को हटा देना। जो भी अशुद्धियां गंदगियां होती है उसमें बीज के होते हैं, छाल के टुकड़े होते हैं, जो भी होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, उनसे रेशों से अलग किया जाता है और रेशों को उनसे अलग किया जाता है, यानी कि रेशों को और बीजों को अलग करना क्या कहलाता है, ओटना या बिलोना करना। अब ये जो ओटने का जो कार्य होता है वह 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो हाथों के द्वारा, सबसे पहले आती है हाथ ओटनी, सेकंड आती है तीसरी आती है मशीन के द्वारा। छड़ ओटनी, हाथ ओटनी, छड़ ओटनी और मशीन के द्वारा ओटना। जिसमें कि जो हाथ ओटनी होती है इसके द्वारा हाथों का उपयोग करके बीजों को और रेशों को अलग किया जाता है। इसमें 2 भारी भारी छड़ों को लिया जाता है, जिसमें कि एक लोहे की छड़ होती है और दूसरी लकड़ी की खुरदरी नुमा छड़ ली जाती है। इन दोनों छड़ों को बारी बारी से इन बीजों के ऊपर से गुजारा जाता है। इन बीजों के ऊपर से तब तक गुजारा जाता है जब तक कि बीज और रेशे वहां से अलग नहीं हो जाते और उसके बाद उन रेशों को एकत्रित करके उनकी लच्छियां बना दी जाती है। सेकंड है छड़ और ओटनी के द्वारा। छड़ और ओटनी में छड़ ली जाती है जो कि वह केवल लोहे की छड़ ली जाती है और दूसरी आयताकार ओटनी ली जाती है, जिसमें कि बीजों को ओटनी के ऊपर रखा जाता है और उसके ऊपर छड़ को रखा जाता है और उस छड़ की दोनों किनारे पे हाथों से जोर से उस मशीन को ओटनी को छड़ को चलाया जाता है, घुमाया जाता है, बार बार उसको पलटा जाता है। उसके नीचे बीज को रख के उस पे बार बार उस छड़ को पलटा जाता है, जिससे कि बीज और जो रेशे होते हैं वह अपने आप ही अलग हो जाते हैं। यह कार्य ऐसे जैसे कि हम चकले और बेलन पर रोटी बेलने का कार्य करते हैं। जिस तरीके से जो चकला होता है वह हमारा क्या होता है, गोलाकार आकृति को होता है, उसकी जगह यहाँ पर जो ओटनी होती है वह आयताकार आकृति की ली जाती है और ओटनी के सेम बेलन के समान छड़ ली जाती है जो कि भारी लोहे की या पीतल की बनी होती है। इसके ऊपर भारी होने के कारण ये आसानी से बीजों से रेशों को अलग कर देती है। तो इस तरीके से छड़ और ओटनी से इस कार्य को किया जाता है। फिर आता है मशीन के द्वारा। मशीन में यहाँ पर एक गिनिंग मशीन ली जाती है। इस जो गिनिंग मशीन है इसमें एक धारीदार उसमें कह सकते हैं कांटेदार धारीदार इसमें कांटेदार उसके मुंह लगे होते हैं,
जिसमें कि कांटों के अंदर जैसे जैसे वो मशीन चलती है उसके अंदर वैसे वैसे बीजों के, और इसमें से बीच में से जब बीजों को इनकी मशीनों में से गुजारा जाता है तो इनके जो कांटे होते हैं उसके अंदर जो रेशे होते हैं, बीज टूटने के बाद वह रेशे उनमें फंसते चले जाते हैं, और इसके द्वारा उन गंदगियों को, सबको अशुद्धियां जो भी होती है उनको हटा दिया जाता है। हटाने के बाद इन गंदगियों में से हटाने के बाद इनमें से जो रेशों को अलग किया जाता है उनमें फिर तेज हवा के झोंके से उनको साफ किया जाता है, और उसके बाद उन रेशों को वस्त्र निर्माण के लिए आगे भेजा जाता है। तो इस तरीके से जो ओटनी का कार्य है वह हाथ के द्वारा, छड़ ओटनी के द्वारा और मशीन के द्वारा पूर्ण किया जाता है। अब ओटनी के बाद जो अपना काम आता है उसके बाद बनती है, ओटनी के बाद जो रेशे प्राप्त होते हैं उन रेशों की क्या बनाई जाती है, गांठें बनाई जाती है। यानी कि तीसरा प्रोसेस क्या होता है, हमारी गांठें बनाना। यानी कि जो भी रेशे हमने ओटनी के द्वारा जितने भी रेशे एकत्रित किए उन रेशों की गांठें बनाई जाती है। यानी कि जो भी रेशे लिए उनकी तुरंत गांठें बनाकर, बड़ी बड़ी गांठें बनाकर उन्हें बोरियों में भर दिया जाता है। यानी कि जो टोटल बोरी का जो भार होता है वह 1500 पौंड लिया जाता है। यानी कि एक बोरी का भार 1500 पौंड, यानी कि उसमें जो रेशे भरे जाते हैं गांठों के रूप में उसका जो भार होता है वह होता है 1500 पौंड लिया जाता है। फिर इन गांठों को आगे, गांठें बना दी, बोरी में इनको भर दिया जाता है। फिर इन बोरियों को आगे मिलों में भेजा जाता है। उन मिल वहां पर लाकर इन गांठों को क्या किया जाता है, वापस खोला जाता है, और जितनी भी गांठें खोली जाती है उन गांठों को मिला दिया जाता है। चौथे सेट में क्या करते हैं, गांठें खोलना व मिलाना। यानी कि जो भी गांठें तैयार होती है मिलों में आगे भेजी जाती है, उन गांठों को वापस खोला जाता है। खोलने के बाद उन जितनी भी तरह की जो भी गांठें बनती उन सबको आपस में मिलाया जाता है। यह कार्य करने से जो भी जितने भी रेशे बने, छोटे बड़े हर गुणों वाले रेशे एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। यानी कि सभी रेशे एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। इसके लिए यह कार्य किया जाता है कि उनको गांठों को खोलकर उन्हें मिलाया जाता है। इन गांठों को खोलकर मिलाने के बाद इनकी धुनाई का कार्य किया जाता है। यानी कि जो भी गांठें मिलती खुली है उसके बाद उसका धुनाई का कार्य किया जाता है। यानी कि हमने गांठें बनाई, फिर उन गांठों को खोला, एक दूसरे में मिक्स किया। इस कार्य के दौरान क्या हो जाती है, जो भी जितने भी रेशे हैं वह सारे क्या हो सकते हैं, अशुद्धियां, धूल के कारण है, दूसरे अशुद्धियां है उसमें मिल जाती है, मिट्टी वगैरह मिल जाती है। उन सब अशुद्धियों को दूर करने के लिए उनके धुनाई का कार्य किया जाता है, जिससे कि उनकी जितनी भी अशुद्धियां है उन सब अशुद्धियों को साफ किया जाता है। इन धुनाई के कार्य के अंतर्गत इनको एक बड़ी कीपों के द्वारा, कीपों के चारों ओर से गुजारा जाता है। जब कीपों के चारों ओर से इसको गुजारा जाता है तो यह एक पट्टी के नुमा, गोलाकार पट्टी के नुमा हमें बाहर प्राप्त होती है। ठीक है, उस पट्टी नुमा जो गोलाकार पट्टी हमें जो प्राप्त होती है रेशों की, उनको फिर आगे प्रोसेस के लिए उनको आगे भेजा जाता है। धुनाई के बाद जो क्रिया आती है उसको कहते हैं कंघी करना। कंघीकरण, धुनाई के अंतर्गत हमने क्या किया, उसकी साफ सफाई की, जो भी अशुद्धियां थी उसको बाहर निकाला और उसको एक गोलाकार पट्टी के नुमा हमें प्राप्त हुआ। फिर उसको आगे कंघी के लिए भेजा जाता है। यानी कि उसमें अगर थोड़ी बहुत भी कुछ अशुद्धियां रह जाती है, या कंघी करने का अर्थ यह तात्पर्य होता है कि उसमें जितनी भी उलझने वगैरह पड़ जाती है, कांटे पड़ जाते, उनको सबको क्या किया जाता है, कंघी के द्वारा सही किया जाता है। यानी कि उन सभी रेशों को एक समानांतर, जिस तरीके से हम अगर सिर धोते हैं तो बालों में उलझने पड़ जाती है, उन उलझनों को सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं, कंघी करते हैं। ऐसे वही कार्य यहाँ पे भी किया जाता है। जितने भी रेशों का धुनाई का कार्य होता है उसके दौरान उन्हें कंघी करने की आवश्यकता है। यानी कि उनकी लंबाई को एक समान करने और समानांतर बनाने के लिए कंघी का कार्य किया जाता है। कंघी करने के बाद उनकी
पुनिया बनाई जाती है, यानी जो भी रेशे प्राप्त हुए उनकी जो भी हमने उनको समांतर और लंबाई की कंघी की है, उनकी वापस एक एक अलग अलग छोटी छोटी पुनिया बनाई जाती है। कंघी किस लिए की गई? लंबाई व समानांतर करने के लिए। ठीक है, पुनिया बनाना है, पुनिया बनाने के लिए छोटे छोटे उनको उनके पुलिया बनाई जाती है, यानी कि समानांतर और जो उनकी लंबाई हमने बढ़ाई है और उनको समानांतर किया है कंघी करके, उनकी छोटे छोटे भागों में उनको टुकड़ों में उनको अलग अलग पैक कर दिया जाता है, यानी कि उनकी अलग अलग जिस तरीके से घास की पुलिया बनी हुई होती है, सेम उसी तरीके से इनकी भी अलग अलग पुलिया बना दी जाती है। उन पुलियों को फिर आगे ये जो पुलिया होती है वह कताई करने के लिए भेजी जाती है, यानी कि पुलिया बनाने के बाद उन पे कताई करने का कार्य किया जाता है। ये पुलिया बनाई, उसके बाद उसका कताई का कार्य किया जाता है। कताई कार्य के दौरान क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि इनकी बड़ी बड़ी गोलाकार जो रीले बनाई जाती है, सॉरी पट्टिया के रूप में हमें जो प्राप्त होती है, उन पट्टियों को हमने क्या किया, कंघी की करने की के दौरान उनकी पतली पतली पुनिया बने। पुनिया के बाद उनकी कताई की जाती है, यानी उनके जो किनारे होते हैं उनको एक समान बनाया जाता है, यानी कि जो छोटे बड़े जो रेशे होते हैं उन रेशों को किनारियों से एक समान बना दिया जाता है कताई के द्वारा। समानांतर बनाने के बाद इनको बड़ी बड़ी रोलरों के बीच में से गुजारा जाता है, ताकि इनकी जो भी अगर व्यास या मोटाई इनकी अगर थोड़ी भी ज्यादा बड़ी होती है तो उनको वापस और छोटा बना दिया जाता है, जिससे कि जो कपड़े जैसे इन रोलरों के बीच में से जब उनको गुजारा जाता है कताई के लिए, तो उसके द्वारा वह क्या हो जाते हैं, रेसे चपटे हो जाते हैं। चपटे होकर वह एक दूसरे के अंदर सघनता से एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिससे कि वह और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। कताई के बाद जो वस्त्र है उसका वस्त्र का जो कार्य किया जाता है वह होता है बुनाई, यानी कि कताई के बाद रेशों से बुनाई का कार्य किया जाता है। कताई के बाद जो धागा जो तैयार हो जाता है उस धागे से बुनाई की जाती है, यानी कि उसमें एटन वगैरह डाल के उनसे धागों से वस्त्र निर्माण का कार्य शुरू कर देता है। बुनाई के द्वारा वस्त्र निर्माण का कार्य शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आती है परिसज्जा। बुनाई हो गई हमारी, बुनाई के बाद क्या आती है, परिसज्जा। परिसज्जा वस्त्रों की बुनाई के दौरान क्या कहते हैं, या तो बुनाई से पहले रेशों को रंगीन कर दिया जाता है, या कई बार होता है कि बुनाई के बाद रेशों को जो है रंगीन किया जाता है, यानी कि उनपे रंग चढ़ाने की प्रक्रिया की जाती है। और उसके बाद उनपे परिसज्जा की जाती है, यानी कि अलग अलग विधियों से उनमें परिकृष्टि करके उन्हें सजाया जाता है वस्त्रों को। तो इस तरीके से इन सारे प्रोसेस के गुजरने के बाद वस्त्रों का निर्माण किया जाता है और सुंदर, अच्छे और मजबूत वस्त्र हमें प्राप्त होते हैं। अब ये सब था कपास के रेशों के बारे में, पौधों के बारे में, यानी कि कपास के पौधों को उगाने के लिए किस किस तरह का वातावरण जरूरी होता है। उसके बाद कपास के जो रेशे है वह हमने किस तरीके से प्राप्त की है, और कपास के रेशों को प्राप्त कर वह जब उसका वस्त्र निर्माण हो जाता है तो उसके दौरान वह किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, उसके बारे में ये सब मैंने बताया। अब हम आगे करेंगे विशेषताओं के बारे में। कपास की दो विशेषता होती है, ठीक है। पहली विशेषता होती है भौतिक विशेषता, सेकंड होती है रासायनिक विशेषता। भौतिक विशेषता के अंतर्गत
यानी कि भौतिक रूप से, यानी कि उसकी मजबूती है, उसकी लंबाई है, व्यास है, उसकी मोटाई है, उनमें कौन कौन से गुण उपस्थित है, वह सब आते हैं भौतिक विशेषता के अंतर्गत। लेकिन जो रासायनिक विशेषता होती है उसके अंतर्गत, यानी कि रसायन पदार्थों के अनुसार उनके क्षार, अम्ल, क्षार, इन सब से रिलेटेड जो उनमें गुण उपस्थित होते हैं वह सब आते हैं रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत। तो हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे भौतिक विशेषताओं के अंदर। सबसे पहले इसका संगठन, यानी कि जो कपास का जो रेशा होता है वह किससे बना होता है, यानी कि कपास का जो रेशा होता है वह सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज पदार्थ का बना होता है हमारा कपास, जिसमें कि कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 10 अणु और ऑक्सीजन के 5 अणु उपस्थित रहते हैं। इसमें 90% जो होता है वह सेलुलोज पदार्थ होता है, बाकी का जो 10% होता है वह क्या होता है, जल उपस्थित होता है कपास के अंदर। जब ये जो इसमें एक तरह का मोम भरा होता है, ये जो मोम जो होता है वह इसमें सुरक्षात्मक या रक्षात्मक कोटिंग के रूप में उपस्थित होता है, जो कच्ची अवस्था में कपास को गलने से बचाता है। यदि अत्यधिक वर्षा हो जाती है, उसको उपयोगी नहीं होते, उससे अधिक अगर उसको पानी मिल जाता है तो वह कच्ची अवस्था में क्या होते हैं, वह गलने लग जाता है, या तेज धूप पड़ने के कारण वह गलने लग जाते हैं। तो उस अवस्था के अंदर जब जो मोम होता है वह उसको सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि वह गलते नहीं है। ये था इसका संगठन। फिर आती है उसकी लंबाई और व्यास। यानी मैंने अभी बताया था आपको, जो कपास के जो पौधे होते हैं उनकी लंबाई आधे से 2.5 इंच होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम जो है इसकी जो लंबाई है वह 2.5 इंच होनी जरूरी है। यानी कि 2.5 इंच के जो पौधे होते हैं कपास के, वह उच्च कोटि के वस्त्र बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। अब इनके जो रेशे होते हैं वह बहुत ही छोटे होते हैं। छोटे होने के कारण इनके जो रेशे होते हैं वह खुरदरे होते हैं और चमकहीन होते हैं, यानी कि इनके अंदर की प्राकृतिक चमक नहीं होती। इन्हें अलग प्रोसेस के द्वारा, यानी कि अलग विधियों के द्वारा इनमें चमक लाई जाती है, यानी कि मर्सराइज्ड विधि के द्वारा इनमें अलग से चमक दी जाती है। तो ये था आपके लंबाई और व्यास के बारे में। फिर आते हैं अणु विक्षरणीयता। अणु विक्षरणीयता यानी कि जो इसमें अनुदैर्ध्यता और अनुप्रस्थ जो काट होता है वह क्या होता है, अलग अलग होता है। इसमें एक शेप नामक पदार्थ भरा होता है। ये जो इसकी जो आकृति होती है कपास की रेशों की, वह नली नुमा होता है। ठीक है, इस नली नुमा जो आकृति होती है इसमें शेप नामक पदार्थ भरा होता है। ये शेप नामक पदार्थ भरा होता है। जब ये शेप नामक पदार्थ सूख जाता है तो सूखने के बाद ये जो नली होती है वह अंदर से खोखली नुमा नजर आती है। और सूखने के बाद इसमें क्या होता है, जब पदार्थ सूख जाता है तो इसमें अलग से ऐंठन पड़ जाती है, यानी कि जो रेशा होता है वह क्या बन जाता है, घुमावदार बन जाता है, जिससे कि जो ये रेशे होते हैं इस घुमावदार या ऐंठन की वजह से वह क्या बन जाते हैं, बहुत ही मजबूत बन जाते हैं। यानी कि इन रेशों की मजबूती क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। फिर आते हैं इसका रंग और चमक। अब इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। इन कपास के रेशों में क्या उपस्थित होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इन रेशों का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। इन रेशों का रंग भूरा हो जाता है और इनका रंग भूरा हो जाता है। और जब ये परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि पकने लग जाते हैं, पकने पर इनका रंग कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है, सफेद रंग के हो जाते हैं। तो
जो सबसे ज्यादा जो उपयोगी जो होते हैं वह होते हैं भूरे रंग के जो बीज होते हैं, फूल लगने लगते हैं, उस समय उन बीजों को एकत्रित करके जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वह उच्च कोटि के होते हैं। लेकिन परिपक्व होने के बाद यानी पूरे पकने के बाद जब रेशे जब सफेद हो जाते हैं तब वह क्या होते हैं, कम निम्न कोटि के रेशे होते हैं, जिनको वस्त्र निर्माण के समय उनमें और अन्य गुण या अन्य विधियों के द्वारा उन्हें वस्त्र निर्माण के लिए उपयोगी बनाया जाता है। अब इनकी जो चमक होती है वह मैंने अभी बताया था कि इनके अंदर चमक खुद के हिसाब से यानी प्राकृतिक रूप से इनकी चमक नहीं होती है, इसलिए इनको मर्सराइजिंग के द्वारा इनमें चमक लाया जाता है। फिर आता है प्रत्यास्थता का गुण। प्रत्यास्थता का गुण यानी कि खिंचाव का गुण। प्रत्यास्थता का गुण आप जानते हैं कि किसी वस्तु को खींचने पर और उन्हें छोड़ देने पर वह पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त होता है, यानी कि वह पुनः अपनी आकृति या अपनी स्थिति आकार बना लेता है, तो वह कहलाता है प्रत्यास्थता का गुण। तो इस गुण का इन रेशों में क्या होता है, अभाव होता है, यानी कि इनमें यह गुण नहीं पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, इनमें सलवटें नहीं पड़ती है, यानी कि इनको खींचने या इनका न तो विस्तारण होता है न इनका सिकुड़न किया होता है, इसलिए क्योंकि इनमें प्रत्यास्थता का गुण का अभाव होता है। फिर आती है मजबूती। मजबूती मैंने बताई, ऐंठन अत्यधिक होने के कारण, अत्यधिक ऐंठन होने के कारण क्या होगा, ये अत्यधिक मजबूत होंगे। अत्यधिक ऐंठन और घुमाव होने के कारण इनकी मजबूती उतनी ही अधिक होगी। फिर आती है प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता का गुण क्या होता है कि अपनी पूर्वाकृति ग्रहण करना। जिस तरीके से प्रत्यास्थता का गुण होता है वही गुण प्रतिस्कंदता का होता है, यानी कि पुनः अपनी स्थिति में पूर्वाकृति ग्रहण नहीं करना, यानी कि उनको फैलाया जाए तो वह पुनः अपनी आकृति में नहीं आते हैं। फिर आता है स्कंद प्रतिरोधकता। स्कंद प्रतिरोधकता यानी कि स्कंद प्रतिरोधकता यानी कि स्कंद पड़ना, यानी कि सलवटों का पड़ना। इस गुण के अभाव के कारण उनमें स्कंद पड़ते हैं। फिर आती है विमित्य स्थायित्व। विमित्य स्थायित्व का गुण जो होता है वह क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है, जिसके कारण कि वह न तो ज्यादा फैलता है वस्तु, न ही वह सिकुड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें विमित्य जो स्थायित्व का गुण होता है वह उपस्थित रहता है। फिर आता है ताप संवाहकता। ताप संवाहकता यानी कि ताप सहन करने की शक्ति होना। ताप सहन करने की शक्ति होने के कारण ही हम सूती वस्त्र को क्या करते हैं, गर्मी के दिनों में पहन सकते हैं। अगर ये गुण उपस्थित नहीं होगा उसमें तो हम सर्दी के दिनों में जो सूती कपड़े वह पहन नहीं पाएंगे, इसीलिए ताकि वह हमें ठंडक महसूस देते हैं, इसलिए हम सूती वस्त्रों को ज्यादातर गर्मी के दिनों में ही उपयोग में लाते हैं। ताप संवाहकता के बाद आता है आपका प्रकाश का प्रभाव पड़ना। प्रकाश का प्रभाव यानी कि धूप में वगैरह जब कपड़ों को सुखा दिए जाते हैं तो उनके रंग उड़ने लगते हैं, यानी कि जो कपास के जो रेशे होते हैं वह प्रकाश के कारण क्या होता है, उनका रंग उड़ने लगने शुरू हो जाता है। फिर आता है रगड़ का प्रभाव, यानी कि जो सूती वस्त्र होते हैं उन्हें आसानी से रगड़कर धोया जा सकता है, यानी कि रगड़ने पर उन पर कोई भी किसी तरह का बुरा प्रभाव इन रेशों पे नहीं पड़ता है। और धोने के बाद उल्टे कपड़े जो होते हैं वह क्या होते हैं, सूती वस्त्र और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, यानी कि इनको किसी भी डर से या हानि होने की वजह से इनको ये धोना एकदम पूरी तरह से संभव है कि हम उनको आसानी से बिना किसी डर के धो सकते हैं। फिर आती है आपकी आद्यता।
आर्द्रता क्या है? आर्द्रता है अधिक ताप सहन करने की क्षमता, यानी कि सबसे अत्यधिक ताप सहन करने की जो क्षमता होती है वह होती है इन सूती वस्त्रों में। फिर आती जिस ताप सहन आर्द्रता का मतलब ताप सहन करने की क्षमता। जब हम इन कपड़ों को जलाते हैं, सूती रेशों को जब जलाया जाता है तो यह ऐसे कागज की भांति जलते हैं, यानी कि कागज की भांति ही जलने पर यह अपनी गंध छोड़ते हैं। फिर आती है इसकी धुलाई और स्वच्छता। यानी कि वस्त्रों को, जो सूती जो वस्त्र होते हैं उनको आसानी से धोया जा सकता है, यानी कि बिना किसी नुकसान का डर लिए उनको आसानी से हम धो सकते हैं। और ये जो कपड़े होते हैं वह क्या होते हैं, शीघ्रता से गंदे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो रेशे होते हैं वह छोटे होते हैं और जो खुरदरे होते हैं, छोटे होने के कारण इनका जब वस्त्र निर्माण होता है तब यह खुरदरे, इनकी सतह कैसे बन जाती है, खुरदरी बन जाती है, जिससे कि जो रेशे होते जो धूल के कण होते हैं वह आसानी से इन पे चिपक जाते हैं। चिपकने के कारण ये जल्दी से गंदे हो जाते हैं और इनको आसानी से धोया जा सकता है। फिर आते हैं इनकी सिकुड़न जो क्षमता होती है वह, यानी कि जो सिकुड़न क्षमता होती है वह इनमें उपस्थित नहीं होती है। यानी कि जो सूती वस्त्र होते हैं वह न तो सिकुड़ते हैं और न ही फैलते, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें सिकुड़न क्षमता उपस्थित नहीं होती, उसके बावजूद भी आप कहेंगे कि सूती वस्त्रों में हल पड़ते हैं। सलवटें आती है ना, वह किस कारण आती है कि जब उनका वस्त्र निर्माण होता है उस समय उनका खिंचाव है, तनाव है, परिसज्जा है, उस समय उनका क्या होता है, कहीं ना कहीं पे उनका अभाव हो जाता है। यानी कि जो परिसज्जा है, उनका खिंचाव, जो तनाव होता है वो उस समय अच्छे से उनको नहीं दिया जाता है। ये प्रक्रिया अच्छे से नहीं होने के कारण उनमें सिकुड़न की, यानी कि जो सलवटों की जो परेशानी आती है वह उस कारण आ जाती है। तो ये सब जो थे पॉइंट आपके, ये सारे पॉइंट थे आपकी भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत। अब आते हैं आपकी रासायनिक विशेषता, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है अम्ल। अम्ल में दो तरह के अम्ल होते हैं, यानी कि डाइल्यूट और कंसंट्रेट, तनु और सांद्र। जो डाइल्यूट जो कार्बनिक अम्ल होते हैं उनका क्या होता है, इसमें किसी तरह का कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इनसे क्या हो जाते हैं, रंग खराब होने की संभावना होती है। लेकिन जो कंसंट्रेट होते हैं उनका प्रभाव इन पे आसानी से पड़ जाता है। ठीक है। फिर आता है आपका क्षार का प्रभाव। इसमें भी दो तरह के डाइल्यूट क्षार और कंसंट्रेट क्षार, यानी कि सांद्र क्षार और तनु क्षार, दो तरह के क्षार होते हैं। जो कंसंट्रेट क्षार होते हैं, डाइल्यूट क्षार होते हैं, उनका इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो कंसंट्रेट क्षार होता है उसका इन पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि साबुन और गर्म पानी से धोने पर यह आसानी से धुल जाते हैं, लेकिन निर्बल होकर गल भी जल्दी से जाते हैं। जब कंसंट्रेट क्षार में धोया जाता है तो ये निर्बल होकर गल जाते हैं, लेकिन डाइल्यूट क्षार का इस पर कोई असर नहीं होता। डाइल्यूट क्षार का इस पे असर पड़ता है बहुत ही, डाइल्यूट क्षार का इस पे असर नहीं होता है, लेकिन कंसंट्रेट क्षार का इन पर असर होता है कि ये गल जाते हैं जल्दी से। ये था क्षार का प्रभाव। फिर आता है पसीने का प्रभाव, यानी कि जो पसीना होता है हमारा, उससे कपड़े, जहां जहां पे पसीना होता है, जहां जहां पे पसीना होता है वहां उस स्थान से क्या होता है, कपड़े अत्यधिक गंदे और पीलापन आ जाता है। तो उस स्थान से कपड़े क्या होते हैं, कई बार कड़क हो जाते हैं और धोने के बाद वहां से उस स्थान से कपड़े गलने लग जाते हैं। यानी कि पसीने का इन पर बुरा असर पड़ता है, जिस जगह से पसीना अत्यधिक आता है। ये कि अगर पसीना क्षारीय होता है तो इन रेशों पर कोई असर नहीं रहता है, लेकिन अम्लीय प्रकृति का पसीना होने से वस्त्रों को नुकसान पहुंचता है और वस्त्र तुरंत नष्ट हो जाते हैं। पसीने के प्रभाव के बाद आता है फिर विरंजक का प्रभाव।
विरंजक के प्रभाव के लिए यानी कि हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीच लगाते हैं, ब्लीच लगाने के नील लगाते हैं, ब्लीच करते हैं तो उनको सोडियम हाइड्रोक्लोराइड या नील में उनको ब्लीचिंग किया जाता है। ब्लीचिंग करने से वस्त्र क्या होते हैं, एकदम नए और अच्छे लगते हैं। इसका इन पर विरंजक पदार्थों का इन पर कोई सी तरीके का कोई भी असर नहीं होता है। उसके बाद आता है रंगों का प्रभाव। यानी जो ये कपास के जो रेशे होते हैं इन पर रंग आसानी से नहीं चढ़ते। मैंने आपको पहले भी बताया, इनका जो प्राकृतिक जो रंग होता है वह क्या होता है, नहीं होता है इन पे प्राकृतिक। इनको मर्सराइजिंग की प्रक्रिया के द्वारा इन पे रंग चढ़ाया जाता है। तो ये जो रंग जो चढ़ाया जाता है वह रंग क्या होते हैं, मजबूत नहीं बनाते, यानी कि इन पर रंग अच्छे से नहीं चढ़ पाते हैं, जिसके कारण धोने के दौरान या धूप में सुखाने के बाद यह क्या होते हैं, जल्दी से उड़ जाते हैं, अपने रंगों को छोड़ देते हैं। इसलिए इन पे रंगों का अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये जो थे वह थे आपके रासायनिक विशेषताएं थे, यानी कि रासायनिक गुण थे। और ये जो सारे थे वह भौतिक गुण थे कपास के पौधों के। तो इस तरीके से आज हमने रेशों के कपास के रेशे के बारे में पढ़ा कि कपास के पौधों के लिए किस तरीके की जलवायु, कैसा वातावरण उपयोगी होता है। फिर उनका कपास के बीजों से लेकर उसके धागे के निर्माण तक, वस्त्र के निर्माण तक किस तरीके से वह किन प्रक्रियाओं के द्वारा वह गुजरता है। फिर उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा है कि उसमें किस किस तरह के गुण उपस्थित होने चाहिए, जिससे कि जो हमें कपास के रेशों के द्वारा जो वस्त्र प्राप्त होता है वह बहुत ही अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ, अच्छा दिखने में सुंदर और अच्छा पहनने में अच्छा हमें महसूस करवाए, ऐसा वस्त्र मिलता है। तो ये सारे गुण उपस्थित होने के कारण ही कपास का जो वस्त्र है वह अच्छा, मजबूत और टिकाऊ प्राप्त होता है। तो आज का टॉपिक था हमारे कपास रेशे के बारे में। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।